हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री गुरु प्रणव नारायण और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले मैं लाइव था अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इंटरनेट के समस्या के कारण लाइव नहीं रह सका। लेकिन फिर भी कोई भी समस्या मुझे आपसे मिलने से रोक नहीं सकती है, ज्ञान की गंगा आपके तक पहुंचाने से रोक नहीं सकती है। बस आप लोग पढ़ते रहें और अच्छा रिजल्ट देते रहें, वही हमारा सब कुछ है। तो आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के। इस साल 12th के सिलेबस से तो इसको हटा दिया गया है, लेकिन नीट के लिए और जेई के लिए ये अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन लगभग आते ही रहता है। इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि क्या है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या है, हम लोग ये समझेंगे। समझे नहीं? एक आपका नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक आपका है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसको कहेंगे एबनॉर्मल भाई? तो सारा साइंस तो आदमी ने बनाया है जी, बात समझ नहीं? तो अब जैसे आदमी है, समझ नहीं? और नॉर्मल को जो डेफिनेशन है उससे अगर कुछ अलग है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एबनॉर्मल है। लगता है मेंटल केस है क्या जी? समझ नहीं? अब मान ली बेंच है, 4 उसमें पैर है, अब एक तो टूटा हुआ है, सही नहीं, तो हम कहें कि वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल का जो डेफिनेशन है उससे अगर आप कुछ अलग है तो लोग आपको एबनॉर्मल कहना शुरू कर देगा। अब सॉल्यूशन चैप्टर में नॉर्मल का जो डेफिनेशन है वो कौन तय किया है? तो कुछ नियम है, रॉल्स का नियम है, वैन टॉप्स का नियम है। तो अगर कोई सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी उस नियम के द्वारा एक्सप्लेन हो पाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो नॉर्मल सॉल्यूशन है, और अगर उस नियम के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एबनॉर्मल सॉल्यूशन है। समझेंगे नहीं? जैसे कि आइए हम लोग समझते हैं, ये दो बर्तन लिए, इसमें हम लोग 1 किलो पानी ले लिए हैं, इसमें हम लोग 1 किलो पानी ले लिए हैं, इसमें भी हम लोग 1 किलो पानी ले लिए हैं, 1 किलो पानी ले लिए हैं। इसमें हम लोग 1 मोल यूरिया घोल दिए, और इस बर्तन में 1 मोल NaCl घोल दिए हैं। समझ रहे हैं नहीं? तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है? तो 1 है, क्योंकि 1 kg में 1 मोल, तो मोलालिटी 1 है। और इस सॉल्यूशन का भी मोलालिटी कितना है? तो इसका भी मोलालिटी 1 ही है। अब इसमें कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो मान ले लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग यहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थ्योरेटिकली निकाले, यानी यहां हम लिख रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा टीबी। तो ऐसे कैलकुलेट किए कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। केबी वाटर के लिए होता है 0.52, मोलालिटी 1 हो गया, तो कैलकुलेटेड डेल्टा टीबी आया 0.52। और फिर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग प्रयोग करके भी निकालते हैं। तो हम निकालें कि एक्सपेरिमेंटल
डेल्टा टी बी, तो ये भी आया 0.52। यानी इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थ्योरेटिकल डेल्टा टी बी और एक्सपेरिमेंटल डेल्टा टी बी दोनों का जो मान है वो सेम आ रहा है। प्रयोग करके भी निकाल रहे हैं तो उतना ही मान आ रहा है, थ्योरी से निकाल रहे हैं तो उतना ही मान आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है वो जो नियम दिया गया है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसको नॉर्मल कह दिए। जैसे आदमी अगर समाज के बनाए गए नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं तो नॉर्मल आदमी है। उससे अगर अलग हो गया, कुछ अलग सोच रहा है, तो उसको लोग एब नॉर्मल कहता है कि लगता है मेंटल केस है, सही नहीं। तो ये अभी नॉर्मल सॉल्यूशन है। यहां देखते हैं, यहां हम लोग कैलकुलेट किए, कैलकुलेटेड वैल्यू लिए, कैलकुलेटेड डेल्टा टी बी, तो यहां आया उतना ही 0.52। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल हम लोग निकाले डेल्टा टी बी, ये आया 1.04, यानी इसका दोगुना आया। दोगुना आएगा, तिगुना आएगा, चरगुना आएगा, ये अलग मुद्दा है। यहां पर मुद्दा ये है कि कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम नहीं है। इसका ये मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है वो नियम कानून जो दिया गया है सॉल्यूशन नामक चैप्टर में उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उस नियम कानून में कुछ सुधार का जरूरत है। अभी तक वो नियम कानून को ये सॉल्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कह दिए एबनॉर्मल सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन चैप्टर में जो नियम कानून दिया गया, रॉल्ड्स लॉ दिया गया, वैन थॉप्स लॉ दिया गया, उसको अगर फॉलो करे, उसके हिसाब से चले, तो वो नॉर्मल, और अगर उसको फॉलो ना करे तो वो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सही नहीं। तो ऐसा सॉल्यूशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो आप फिर हम लोग जब देखें तो पाए क्या कि कुछ सॉल्यूशंस जो है, सम सॉल्यूशंस डू नॉट फॉलो, है ना, फॉलो रॉल्ड्स लॉ एंड वैन थॉप्स लॉ। कुछ सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ड्स के नियम को और वैन थॉप्स के नियम को नहीं मानते हैं। दैट मीन्स they are considered as abnormal solution. They are considered as abnormal solution, है ना। तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर किस किस केस में सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ड्स के नियम को, वैन थॉप के नियम को नहीं फॉलो करेगा। यानी किस किस केस में सॉल्यूशन जो है वो एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा, या एबनॉर्मल सॉल्यूशन कंसिडर किया जाएगा, समझे नहीं। तो हम लोग लिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कब, व्हेन सॉल्यूट dissociate in solution, when solute dissociate in solution, जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, उस केस में सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ड्स लॉ को, वैन थॉप्स लॉ को या किसी भी लॉ को
नहीं फॉलो करेगा, वो नॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। क्यों करेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, समझेंगे हम लोग। तो जब सॉल्यूट टूट जाएगा तो उस केस में सॉल्यूशन किसी भी नियम को फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि मान लिया जाए NaCl लिए, पानी में जब इसको डालिएगा तो ये टूटेगा और टूट के देगा Na प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। सिमिलरली एसिटिक एसिड लिए, इसको भी अगर आप पानी में डालिएगा तो ये फाइनली टूटेगा, देगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। सिमिलरली एल्यूमिनियम का सल्फेट लिए Al2SO4 होल 3, इसको पानी में डाले, ये टूटेगा, देगा 2Al 3 प्लस एक्वस प्लस 3SO4 2 माइनस। सही नहीं, तो ये देगा आपको। उसी तरह से K4 FeCN होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको पानी में अगर डाल दीजिएगा तो ये टूटेगा और देगा क्या 4K प्लस FeCN होल 6 4 माइनस देगा। सही है, ये देगा आपका, समझ रहे नहीं। तो ये आपका टूटने वाला केस है। MgCl2 एक्वस, इसको पानी में डाल दिए हैं आप, टूट के देगा Mg2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। तो इस तरह का जो भी केस जहां सॉल्यूट जाके डिसोसिएट कर जाए सॉल्वेंट के अंदर, उस केस में सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। उस केस में सॉल्यूशन न तो रॉल्ट्स के नियम को फॉलो करेगा, न तो वाइंटॉफ के नियम को फॉलो करेगा। आखिर क्यों नहीं फॉलो करेगा, क्या कारण है इसके वजह, इसका पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है जिसको सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या से मतलब है। सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूट पार्टिकल सिंपल मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है या स्मॉल आयंस है, इससे उसको कुछ भी मतलब नहीं है। उसको सिर्फ मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर से। और हम लोग देखे थे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता था तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ता था। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और सॉल्यूट पार्टिकल के संख्या में संबंध सीधा होता है, सही नहीं। तो मान लिया जाए आप 1 किलो पानी लिए और उसमें 1 मोल NaCl का डाले हैं, तो आपके हिसाब से तो मोलैलिटी 1 हो रहा है। लेकिन अंदर में पानी के अंदर जब NaCl डुबकी लगाया तो वहां NaCl टूट गया, 1 मोल Na प्लस में और 1 मोल Cl माइनस में, यही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स दोगुना हो गया। आप 1 मोल NaCl का डाले थे, अब वहां 1 मोल Na प्लस का है, 1 मोल Cl माइनस का है, नंबर ऑफ आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स दुगना हो गया। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि हमको इससे मतलब है ही नहीं कि तुम NaCl हो कि Na प्लस हो या Cl माइनस हो, हमको तो बस इससे मतलब है कि तुम कितना हो। अगर तुम ज्यादा हो तो हम भी ज्यादा हैं, तुम अगर कम हो तो हम भी कम हैं, ठीक है।
तो डिसोसिएशन होने की वजह से क्या हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या बढ़ जा रहा है सॉल्यूशन में जाकर के, और सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। तो आप तो कैलकुलेशन ये मान के कर रहे हैं कि 1 kg वाटर में 1 मोल NaCl डाले हैं, तो मोलालिटी तो 1 है ना, मोलालिटी तो 1 है। तो आप फॉर्मूला जब लगा रहे हैं तो डेल्टा TB बराबर KB, हम मोलालिटी तो 1 रख रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन में जाके NaCl टूट करके 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस दे दिया है, यानी मोलालिटी आपका 2 हो चुका है, सही नहीं। और इस बात का तनिक भी एहसास आपको नहीं है कि यहां मोलालिटी तो 2 हो चुका है, आप तो मोलालिटी 1 मान के ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकाल रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू निकलेगा वो दोनों कभी भी मैच नहीं करेगा। तो आप कहिए कि वो जो सॉल्यूशन है NaCl वाला सॉल्यूशन या एसिटिक एसिड वाला सॉल्यूशन या एल्युमिनियम सल्फेट वाला सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन या इसका सॉल्यूशन, आप कहिएगा कि वो नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहा है और आप उसको एबनॉर्मल कहना शुरू कर दीजिएगा, सही नहीं। लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं है, वो भी तो आपको उस जनरल नियम को फॉलो कर ही रहा है ना कि सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, सही नहीं। अब वो सॉल्यूशन में जाके टूट जा रहा है, ये बात थ्योरी में पहले कंसिडर नहीं किया गया, अब कंसिडर किया जाएगा। तो अभी तो हम लोग बस इतना ही पढ़ रहे हैं कि किस किस केस में सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ट्स के नियम को, वैन टॉप्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा, है ना। कैसे उसमें सुधार लाएंगे ये बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला बात हो गया इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जब सॉल्यूट टूटेगा उस केस में सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करेगा, और तब क्या होगा, आप तो कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको 1 मान करके, लेकिन वास्तव में मोलालिटी तो चेंज हो चुका है ना, वो और वो ज्यादा हो चुका है टूटने की वजह से, सॉलिड पार्टिकल का ये टूटने की वजह से सॉलिड पार्टिकल की संख्या बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आएगा। यानी जब इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोग बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वो ज्यादा होगा थ्योरेटिकल वैल्यू से, या यूं कहें कैलकुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव वैल्यू से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। और हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में और मोलर मास में संबंध उल्टा होता है। तो अगर डिसोसिएशन के केस में एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा आ गया तो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास जो है, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ये कम आएगा कैलकुलेटेड मोलर मास से, कैलकुलेटेड मोलर मास से, समझेंगे नहीं। तो अगर NaCl का जैसे कैलकुलेटेड मोलर मास है 58.5 और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले मेथड से यानी डेल्टा TB वगैरह से अगर आप एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो पाएंगे कि NaCl का मोलर मास 58.5 से कम आएगा। सिमिलरली एसिटिक एसिड का जो कैलकुलेटेड मोलर मास है वो 60 है, 60 है ना। और आप अगर एसिटिक एसिड का मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले किसी मेथड से निकालेंगे एक्सपेरिमेंट करके तो पाएंगे वो 60 से कम आएगा। और ऐसा कब होगा, तो जब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा हो। और डिसोसिएशन कब होगा, तो जब एसिटिक एसिड को वाटर में डाल रहे होंगे, है ना। तो ये चीज आपका है। तो डिसोसिएशन एक केस में सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। सिमिलरली केस 2 इसका जस्ट उल्टा होगा इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो हम लिख लें कि दूसरा जो केस होगा केस 2 इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ
एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हो जाए, जब सॉल्यूट सॉल्यूशन में जाकर के जुड़ जाए, तो जुड़ जाए तो दो मॉलिक्यूल मिलके मान लो एक मॉलिक्यूल में बना दिया, तो ठीक है मॉलिक्यूल का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन संख्या तो घट न गया जी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है बार बार कि तुम कौन हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं है। तुम बड़ा हो कि छोटा हो, इससे भी हमको मतलब नहीं है। हमको तो बस इससे मतलब है कि तुम कितना हो, है नहीं। अगर तुम ज्यादा हो तो हम भी ज्यादा रहेंगे, और अगर तुम कम हो तो हम भी कम रहेंगे। अब मान लिया जाए आप 2 मोल डाल देते हैं ए का, और ये जुड़ के बना दिया 1 मोल A2 का, या 2 पार्टिकल इसका डालें और ये बना दिया 1 पार्टिकल, है नहीं। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन, 2 लोग मिलके 1 लोग बना दे तो डाइमेराइजेशन, 3 लोग मिलके 1 लोग बना दे तो टर्मेराइजेशन या ट्राइमेराइजेशन, 4 लोग मिलके 1 लोग बना दे तो टेट्रामेराइजेशन, और 5 लोग मिलके 1 लोग बना दे तो पेंटामेराइजेशन, और n लोग मिलकर के n पार्टिकल मिलकर के अगर 1 पार्टिकल बना दे तो पॉलीमेराइजेशन। तो यहां देख रहे हैं आप, मान लिया जाए 1 केजी वाटर में 2 मोल A का डाले थे, लेकिन वहां जाकर के 1 मोल A2 का हो गया, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल घट गया। हाँ, पहले छोटा छोटा A था, अब बड़ा बड़ा A2 है, लेकिन बार बार कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इससे नहीं मतलब है भैया, बार बार तो कह रहे हैं, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि कितना कितना कितना, नंबर ज्यादा तो हम भी ज्यादा, नंबर कम तो हम भी कम, सही नहीं। तो जब एसोसिएशन होगा तो आपका सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है। देखा यह गया है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हैं, यानी सॉल्वेंट का काम बेंजीन करता है, तो ये डाइमेराइज हो जाता है। ये लोग क्या हो जाता है, डाइमेराइज हो जाता है, सही नहीं। ठीक है, तो कैसे डाइमेराइज होता है भाई, तो कुछ इस तरह का काम होता है कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। सिमिलरली ये R और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O और ये हो गया H, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है ही नहीं। ये बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो ठीक है भैया, बार बार कह रहे हैं कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ गया तो मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन नेट मॉलिक्यूल का संख्या तो घटने गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। और तब यहां इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा डिसोसिएशन केस में, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका कम आएगा कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ज्यादा आएगा कैलकुलेटेड मोलर मास से। तो एसिटिक एसिड का जो कैलकुलेटेड मोलर मास है वो 60, और अगर एसिटिक एसिड का मोलर मास आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो 60 से ज्यादा आएगा, 60 से ज्यादा आएगा, सही नहीं। तो ये दूसरा केस था जब सॉल्यूशन रॉल्ड्स के नियम को, वन टब्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा और एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा, सही नहीं, एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। उसी तरह से
केस थ्री, जब when reaction occurs in solution, जब सॉल्यूशन में रिएक्शन हो जाए, उस केस में भी सॉल्यूशन रॉल्ड्स के नियम को, वैन टॉप्स के नियम को फॉलो नहीं करता है ना। जैसे कि ये कई एक बार नीट में आपको पूछा है और कई एक सारा मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछा है, तो इसको याद रखिएगा, KI प्लस HgI2 ये मिल के कॉम्प्लेक्स बना देता है K2HgI4, है ही नहीं, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करें तो 2KI, ठीक है, प्लस HgI2 गिव्स K2HgI4। तो ये रिएक्शन हो रहा है, इस केस में भी सॉल्यूशन एबनॉर्मल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा। और अंतिम केस नंबर 4, when solute is volatile, जब सॉल्यूट वोलाटाइल हो, उड़ने वाला हो, वेपर में जाने वाला हो, उस केस में सॉल्यूशन रॉल्ड्स के नियम को, वैन टॉप्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा। तो आखिर क्या उपाय किया जाए, ये सारे लोग जो हैं वो रॉल्ड्स नियम को, वैन टॉप्स नियम को फॉलो करने लगे। आखिर क्या क्या चेंजेस लाए कि वो इसको फॉलो करने लगे। जैसे आप देख रहे हैं, हम बस समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि वे कृषि बिल आया हुआ है, तो बहुत लोग को लग रहा है कि उसमें कुछ पॉइंट जो है वो फॉलो करने लायक नहीं है, तो उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं कि अब ये सुधार कर दिए तो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक उसी तरीका से ये सारा लोग जो 4 केस देखे, ये रॉल्ड्स और वैन टॉप्स के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आखिर क्या सुधार किया जाए कि ऐसे सॉल्यूशन भी उन सारे नियम को फॉलो करना शुरू कर दें। तो ये सारा चीज हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।